बीते एक दशक से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं की दिशा और दशा बदल गई है। एक ज़माना था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपराध के लिए जाना जाता था, तमाम अन्य गतिविधियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस वक्त यूपीएससी की परीक्षाओं में या फिर यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में सिलेक्शन के लिए जाना जा रहा है। मेरठ, शामली, बुलंदशहर, सहारनपुर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में इन परीक्षाओं में अपना परचम लहराया है और ख़ासतौर से बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही बेटी मौजूद है जिन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा में 114th रैंक हासिल की है। हम बात कर रहे हैं ज्योति की। ज्योति मेरठ के कंकरखेड़ा की रहने वाली हैं। 2022 में इनका सिलेक्शन लेखपाल के पद पर हुआ था। वर्तमान में वो लेखपाल हैं और अब एक लेखपाल बेटी सीटीओ यानी कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनने जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ज्योति, जिन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा में 114th रैंक हासिल की है। मैडम, स्वागत है आपका रेडियो 3 पर। क्या कहेंगी? आप लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं और अब आपका सिलेक्शन इस पद के लिए हुआ है। 114वीं रैंक आपकी आई है। अपने करियर के बारे में बताइए, अपने सफ़र के बारे में बताइए। और सिलेक्शन होने के बाद तो यकीनन पूरा परिवार बहुत खुश होगा। आपका ससुराल भी यहीं पर है और मायका भी यहीं पर है। अपने सफ़र के बारे में बताइए। सर, मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो एक गौतम बुद्ध नगर से मैंने अपनी कंप्लीट की थी। और जब मैं मेरठ ट्रांसफ़र हुई, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो पुलिस विभाग से थे, तो हमारा ट्रांसफ़र होता ही रहता था। तो इसलिए मैं अब मेरठ आई। फिर मेरठ से मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैंने साइंस स्ट्रीम से पूरी की, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से। फिर मैंने इसमें भी स्पेशलाइजेशन किया कि मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से की। तो उसके बाद फिर मेरा उसमें मन नहीं भरा, रिसर्च और एनालिसिस करती रही मैं। तो मेरा जो सिलेक्शन है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस में भी हुआ, एमफिल के लिए। तो मैंने वहाँ पे भी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, प्रवेश परीक्षा। फिर मैंने वहाँ से एमफिल उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी, क्योंकि मुझे प्रशासनिक सेवा से मैं पहले से ही रुचि थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस प्रशासन से थे। तो इस वजह से मेरा प्रशासन से एक लगाव सा था, और ये था कि मैं ग्राउंड लेवल पे भी कुछ अपने देश के लिए करना चाहती थी। तो अब इसके लिए मुझे प्रशासन से बेहतर जॉब, मुझे एक करियर ऑप्शन भी जो चुनना था, वो मुझे नहीं, वो इसके अलावा और कोई क्षेत्र नहीं दे सकता था। तो मैंने इसी में ही अपनी जो तैयारी है वो शुरू की। तो इसके लिए जो गाइडेंस है वो मेरे जो पारिवारिक लोग हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं एक, वो भी पीसीएस ही हैं। तो उनसे मैंने थोड़ी प्रेरणा प्राप्त करी। तो उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंस की कि भाई इसमें जो है कोचिंग का बहुत रोल है, और उसमें गाइडेंस क्लासेस का और ये आप नोट्स का, इन सब का। और तो इस वजह से मैंने जो है कि अपनी एक सेल्फ स्टडी भी साथ रखी और एक कोचिंग का गाइडेंस भी साथ रखा। एक जॉब करते हुए और ख़ासतौर से लेखपाल, क्योंकि ग्राउंड लेवल की जॉब मानी जाती है और आप लेखपाल के तौर पर कार्य कर रही हैं, तो कितना टफ होता है या कितना इजी हो जाता है इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, खासतौर से पीसीएस की परीक्षा हो या फिर यूपीएससी की परीक्षा हो? और आपकी शादी भी 2024 में हो गई। शादी के बाद क्या परिवर्तन आते हैं? कितना सपोर्ट आपको अपनी फैमिली से मिला, ससुराल से मिला? जी, मेरी ससुराल और मेरी जो फैमिली है दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं। हस्बैंड और जो मेरे मम्मी पापा हैं और जो सास ससुर हैं, सभी का बहुत सहयोग रहा। और इसके साथ साथ जो लेखपाल की जॉब है उसके जो चैलेंजेस हैं वो ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे जो वर्क परफॉर्मेंस मांगते हैं और अकाउंटेबिलिटी जो आपकी देखी जाती है, तो उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको जाना ही पड़ेगा, काम करना ही है। आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग से एक कोई रियायत दी जाए। सभी लेखपालों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लेखपाल के रूप में आप कार्यरत रहीं, लेकिन आपके सपने हमेशा रहे कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी। ये आपने एक दिन ही ये नहीं सोचा होगा कि नहीं भाई अब तो लेखपाल के पद पर चयन हो ही गया है, एक जॉब तो मिली गई है, सरकारी जॉब है, करते हैं? सर, मैं जब जॉब से लौट कर आती थी तो मैं अपने आप को स्टडी के लिए प्रिपेयर करती थी। 1 घंटे के अंदर मैं 4 से 5 घंटे स्टडी करती थी जॉब से आके।
फिर जब मैं जॉब पे जाती थी सुबह, तो मैं सुबह उठ के फिर मैं पढ़ के 2 घंटा पढ़ के फिर मैं जॉब पे जाती थी। और जब मैं बस में भी होती थी रास्ते में, तो मैं बस में भी अपने नोट्स को रिवाइज करती हुई जाती थी। बहुत तो बड़ी बात है मैडम कि एक जॉब के चैलेंजेस रहते ही हैं। लेखपाल के तौर पर आप जॉब कर रही हैं और उसके बाद आपको तैयारी भी करनी है, फील्ड वर्क रहता है, गांव-गांव जाना पड़ता है और तमाम टेंशन्स जॉब की भी रहती हैं। इन सबको कोप अप करते हुए लौट कर आना, फिर 4-5 घंटे स्टडीज़ में देना और आप बता रही हैं कि बस में भी अगर यात्रा करती रहती थी, तब भी आप नोट्स वगैरह पढ़ती रहती थी अपने। तो एक तरह से जुनून था कि हमें प्रशासनिक अधिकारी बनना है। जी, जी, बहुत जुनून था सर। अच्छा। एक लगातार जब असफलताएं मिलती हैं, तो उससे आपका डिमोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन भी बनता है कि अब तो ज़रूर ही इसको मैं क्वालिफाई करूँगी, कि इसने मुझे इतना डिमोटिवेट करने की कोशिश करी है, तो मैं इसको ज़रूर हराऊंगी। वो एक तरीके से आप जैसे ही सोचते हो कि कोई अगर आपके सामने कोई एक चुनौती आए, तो आप उसको कोप अप करने के लिए जितने भी हथियार लगा सकते हैं कि ये जो समस्या है इसी से उस समस्या का समाधान होगा। तो मैंने वो सारी ही स्ट्रेटजी अपनाई, जितने भी सिलेक्टेड लोग थे उनसे मैंने वार्तालाप शुरू करी। उनके पढ़ने का, उनके लिखने का जो तरीका था, पैटर्न था, सबसे पूछा, सबकी कॉपीज़ देखी, अपने आंसर में उनको बिल्डअप करने की टेक्निक लगाई। 3 घंटे में आंसर आपका कैसे पूरा होता है, वो मैंने उनसे जो सीखा है। और फिर उसके अच्छा, बाद उस फील्ड में आप लेखपाल के तौर पर कितने घंटे रहती थी? सर, मैं फील्ड में 7 से 8 घंटे रहती थी सर। तो 7 से 8 घंटे आपकी फील्ड में बीतते थे, गाँव-गाँव में बीतते थे और फिर लौट कर के शाम को आना 5-6 बजे के आसपास, फिर तैयारी शुरू करना तैयारी शुरू। और फिर जो है फैमिली को भी मैनेज करना। सर, इस दौरान मैं माँ भी बनी हूँ सर। ओके। तो उस अभी मेरा 4 महीने का बेटा भी है। तो मैंने जो 2024 की पीसीएस परीक्षा है, वो मैंने गर्भावस्था में दी है। अच्छा। तो मैं मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं लखनऊ जाके एग्ज़ाम दे सकूं, लेकिन फिर भी मैंने अपना आप को उसके लिए प्रिपेयर किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक गर्भवती जो स्त्री होती है, उसकी जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है वो किस तरीके से चेंज होती रहती है। तो उस हिसाब से आपको बैठने में भी दिक्कत होती है, चलने फिरने की भी दिक्कत होती है। तो इसी सारी चुनौतियों के साथ मैं पेपर देने गई हूँ। और दुर्भाग्यवश कि मेरी जो सीट थी वो तीसरे फ्लोर पे थी लोक सेवा आयोग के। अच्छा। मैंने उनसे विनती भी करी कि सर, आप मेरी सीट ग्राउंड फ्लोर पे रख दीजिए। तब और मैं क्योंकि मैंने अपनी अपनी स्थिति बताई कि मेरी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है, और मुझे खाने की भी अनुमति दें बीच बीच में, कि 3 घंटे का एग्ज़ाम है, एक गर्भवती औरत 3 घंटे जनरली भूखी नहीं रह सकती। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपको नीचे आपको सीट दे देंगे, लेकिन इससे क्या है ना, ऊपर जब आपकी सीट ऊपर सारा जो लेखा जोखा आपका वहीं पे है, अगर किसी ने एब्सेंट लगा दी तो जल्दबाजी में, क्योंकि ड्यूटी हर इन्विजिलेटर की चेंज होती रहती है, तो भाई उसकी जिम्मेदारी फिर हमारी नहीं है। तो फिर तो आप तीसरी मंजिल पे गई मैं इम्तिहान देने? तीसरी मंजिल पे 2 बार उतरती थी और चढ़ती थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता था, उतरना मतलब ये चढ़ना। बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपने बताया कि आप लेखपाल के तौर पर जॉब भी कर रही थीं, आप लौट करके आती थी, पढ़ाई भी करती थीं और इसके बाद 2024 में आपकी शादी हुई, आपके बेबी होने वाला था, तब आपने परीक्षाएं दी। तो इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए आप इस मुकाम तक आज पहुंची हैं, तो बहुत संतुष्टि मिल रही होगी कि यस आई हैव डन, आई हैव अचीव्ड समथिंग व्हाट आई हैव ड्रीम्ड। सर, मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि इस बार मेरा होगा ही होगा, अच्छा। क्योंकि मैंने अपना होमवर्क और अपना जो एक तैयारी का जितना भी ये एक डिमांड्स होती हैं एक एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को क्रॉस करने के लिए, वो मैंने कहीं हद तक कंप्लीट कर ली थी। लोगों के जो मूल्यांकन जो करने के जो तरीके हैं, जैसे कि सर के भी तरीके हैं, तो वो भी मैंने अपने अच्छे ही अपने फेवर में ही पाए गए थे कि इस बार तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मतलब लोगों ने मुझे अच्छा, पहले से उन ही कहना तमाम शुरू लोगों कर के दिया। लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो खासतौर से माएँ हैं और जो इस तरह की प्रिपरेशन करती हैं? क्योंकि आप एक प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं जब आप इस तरह की कंडीशन से निकल करके और सिलेक्शन पाती हैं, तो उन तमाम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो भाई शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, कैसे संभलेगा, एक नौकरी तो है ही, परिवार भी कहता है कि चलो भाई ठीक है। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का जुनून है तो सफलता अवश्य मिलती है, इसका आप एग्जाम्पल है। सर, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि गिव अप ना कीजिए, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा,
थोड़ा संघर्ष ज़रूर होगा, लेकिन सर सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। ये मैंने अपने ही ज़िंदगी में देखा है और अपने खुद से भी मैं सीखती हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे जो हस्बैंड है वो बैंक में है। अच्छा। जी, मैनेजर पद पे है। अच्छा, वो मैनेजर हैं। अच्छा, क्या इंटरव्यूज़ की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू फोबिया भी लोगों में खूब होता है। इंटरव्यू को कैसे टैकल किया जाए, कैसे जवाब दिए जाएँ, जो आंसर्स नहीं आते हैं उनका कैसे जवाब दिया जाए। इंटरव्यूज़ में आपसे क्या क्या पूछा गया था, कुछ सवाल आपको याद आ रहे हो, और कोई साइकोलॉजिकल क्वेश्चन इस तरह का रहा हो जो ट्रिकी क्वेश्चन रहा हो जो आपको याद आ रहा हो, जब शेयर करना चाहें ताकि और एस्पिरेंट्स भी कुछ सीखें इससे? इंटरव्यू में जो मुझे गाइडेंस और मेंटरशिप दी गई, उसे कहीं हद तक तो मैंने इंटरव्यू को की जो कोड डिकोडिंग है वो मैंने कर ली थी। लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड तो रहती है। यूपीपीएससी का जो परीक्षा है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड रहती है, वो चाहे रिटिन है चाहे वो इंटरव्यू है। तो प्रारंभ में जब मेरा कल्पराज सिंह सर के बोर्ड में जब मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने जो मुझसे कुछ ऐसे भूमि प्रबंधन अधिनियम के बारे में पूछा था, तो जो कि अभी हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो उनका रिलेवेंस मैं ज़्यादा जानती नहीं थी, तो वो मेरे लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण रहे। बाकी उन्होंने जो उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से जितने भी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे हैं, और मेरी जो बैकग्राउंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन से उन्होंने मुझसे जो पूछे हैं, और जो डेली के जो करंट अफेयर्स चल रहे थे, जैसे ईरान भारत पे उसका जो असर है, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का जो भारत पे असर जो पड़ रहा है, तो और उसके अलावा जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है सर, तो इस तरीके के जो करंट अफेयर्स न्यूज़ थी, उस पे जो उन्होंने मेरा व्यूज़ मांगा था, तो वो मुझे लगता है कि मैंने अपनी मेंटरशिप से बहुत बखूबी मैंने उनका जवाब दिया। कोई साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो जो बहुत ट्रिकी आपको लगा हो कि ये सवाल पूछ लिया? साइकोलॉजिकली सर उन्होंने बस मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि एक व्यक्ति है, उसको कैंसर है और वो मरना चाहता है, और क्या आप उसको अलाउ करोगे एज अ जज, अगर आप जुडिशरी में कोई हैं या फिर एक पीसीएस ऑफिसर है, या अगर आपको मौका दिया जाए कि आप मतलब कि इस पे आपको निर्णय लेना है। वो चाहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं जी इच्छा मृत्यु से रिलेटेड था। तो सर इसमें ये मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा कि वो मरना ही चाहता है, तो लेकिन जो लॉ ऑफ नेचर है, तो वो आपको नहीं, प्रकृति आपको हमेशा लाइफ देना चाहती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में लाइफ, राइट टू लाइफ है, राइट टू डेथ नहीं है कहीं भी। तो मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि सर इस तरीके से तो ये एक तरह से अनुचित है मेरे विचार से, और पहले तो मैं उसको काउंसलिंग ही करूँगी कि भाई आप मरना क्यों चाहते हो, ऐसा नहीं है। अगर ज़िंदगी कम भी है तो उसको बहुत अच्छे से जियो। कम मिली है लेकिन बड़ी एक ज़िंदगी अगर आप जीना चाहते हो तो उसको आप जी सकते हो। सबको जाना ही है एक दिन, किसी को जल्दी किसी को देर से, लेकिन मरना या इच्छा मृत्यु कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मैं मानती। तो मैंने उनको किसी भी तरह से ये फेवर नहीं दिया कि इच्छा मृत्यु एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका, कितनी बार आप इंटरव्यू दे चुकी हैं ये? सर मैंने ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और मेरा 5वां अटेम्प्ट था। 5वां। जी। तो कितनी बार आपने इंटरव्यू की, एक बार और आपने दिया, तो क्या कंपेयर आप करते हैं कि पिछली बार क्या गलतियां रह गई थी, क्या प्रॉब्लम्स आपको लगी और इस बार उनसे आप उबर करके सामने आ गई? सर जो इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है वो बहुत कम अंक की होती है, 100 अंक की होती है, 1500 अंक का तो रिटिन मेंस होता है। तो यदि हम देखा जाए तो इंटरव्यू तो मेरा अच्छा हुआ था, मेरे मेंस में नंबर कम रह गए थे। तो इस वजह से अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है और मेरा मेंस भी अच्छा ही हुआ है, तभी मैं अपनी फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना पाई हूँ। यंग एस्पिरेंट से क्या कहना चाहेंगी जो तैयारी कर रहे हैं? सर मैं यंग एस्पिरेंट से ये कहना चाहूँगी कि मेरे स्टडी के 3 ही रूल थे: स्पीड, एक्यूरेसी और अलर्टनेस। स्पीड और एक्यूरेसी और अलर्टनेस पे अगर आप फोकस करोगे तो आप बहुत जल्दी और बहुत गति से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की प्रवृत्ति रख लोगे। 2025 वाला भी मेंस आप दे चुकी हैं, उसमें भी आप सोच रही होंगी कि इसमें भी और अच्छा रैंक और बेहतर हो सकती है आगे? जी, हालांकि वो एग्ज़ाम सर बीच में ही हमको ये रिज़ल्ट प्राप्त हुआ है, तो ज़्यादा एनालिसिस करने का हमको मौका नहीं दिया गया है कि इसमें क्या कमी थी और आगे हम कितना बेहतर कर सकते हैं। तो जितना भी हो सका है बेहतर इस 2025 की परीक्षा में मैंने वो पूरी कोशिश की है।
और मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो 2025 में मुझे अच्छा ग्रेड पे और अच्छी और रैंक मुझे प्राप्त हो। अच्छा, किसको रोल मॉडल मानती हैं? साहित्य में इंटरेस्ट है क्या? कविताओं में कुछ इंटरेस्ट है? कुछ प्रेरक पंक्तियाँ आपको हमेशा प्रेरित करती रही हैं, या फिर आसपास का वातावरण ही प्रेरित करता है? सर मोटिवेशन। प्रेरणा स्रोत जो हैं वो मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन और मेरे जो मेरे मित्र जो हैं, मित्र मंडली जो है हमारी, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो मेरी जो प्रेरणा स्रोत पंक्तियां हैं उसमें मैं ये कहूँगी कि वही कि कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती है। आप कोशिश करते जाइए, आपको जीत ज़रूर मिलेगी। और यही है कि कहते हैं ना कि डोंट क्विट। सर ने तो ये कहते हैं ना कि आपके पास नाव थी, आपके पास खेवैया थे, लेकिन आपको दिशा नहीं थी। तो आपका जो जहाज है वो जो नाव है आपकी डगमगाती रहेगी। लेकिन अगर आपको गाइडेंस प्राप्त है तो आप अपनी दिशा से सीधे सीधे तूफानों से बचते चले जाएंगे। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कंट्रोल से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही है, तभी सर के पास आती थी और सर से अपनी समस्याओं को पूरा जानना और उनसे सोल्यूशन लेना और उसे अप्लाई करना। इंटरव्यू तो मेरा जो पूरा मेंटरशिप है वो सर ने पूरा ही मुझे प्रदान किया है। दोनों ही इंटरव्यू मेरे सर के अंडर की मेंटरशिप में हुए हैं। उसके साथ साथ सर की मैंने एक जो अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझने की जो एक प्रवृत्ति है, वह जो डिस्कशन होते हैं, डिस्कशन बहुत महत्व रखते हैं इस परीक्षा में। तो ये जो मुझे एक प्लेटफॉर्म जो दिया, वातावरण जो दिया, वो सर के ही इंस्टीट्यूट ने मुझे प्रदान किया अच्छा, है। एक आखिरी सवाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये नई बयार बह रही है, जो सिलेक्शन सब ज़्यादा हो रहे हैं, युवाओं की जो ऊर्जा है वो सही दिशा में लग रही है, इसको लेकर आप क्या राय रखती हैं? इतने सिलेक्शन दे रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ है, बागपत है, शामली है, सहारनपुर है। सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही एक इमर्जिंग यूपी जिसे आजकल हम एक नई चर्चा कर सुन रहे हैं, जो बजट में भी था कि एक इमर्जिंग यूपी है। तो उस इमर्जिंग यूपी के अंतर्गत इमर्जिंग युवाएं भी हैं सर। तो जैसे जैसे शिक्षा प्रणाली, जैसे नई शिक्षा प्रणाली आ रही है, तो उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें नई जो हम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है कि वो जो है मूल्यांकन, परफॉर्मेंस और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बात करती है। तो वो युवाओं के हित के लिए बात करती है। और युवाओं को जैसे अभ्युदय योजनाएं हो गई, तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभ्युदय योजनाएं चलाई हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, तो उसका काफ़ी फ़र्क पड़ा है। युवा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से जुड़े हैं, सरकार के इनिशिएटिव से, और उन्होंने लगातार अच्छा, गाइडेंस सोशल मीडिया प्राप्त। से कितनी दूरी बनाकर रखी, या फिर एवरेज था? सर अम, देखा जाए तो सर सोशल मीडिया का पॉजिटिव उपयोग मेरे लिए काफ़ी हित कर रहा। आजकल सोशल मीडिया नहीं है, वो एक एजुकेशन मीडिया भी बन चुका है। तो इस हिसाब से मुझे जो भी अगर मैं कुछ सर्चिंग इंजन को प्रयोग करती हूँ तो एक नेट सर्फिंग एक अच्छी वो होती है सर, आपके अंदर एक एबिलिटी क्वालिटी कह दो कि उसको सर्च करना ज़रूरी होता है। तो आप फ़ोन चलाओगे ही, आप चलाओगे, लेकिन जो स्टार्ट जब एग्ज़ाम होता है तो आपको थोड़ा उस पर कंट्रोल करना होता है, अपनी फोकस पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। थैंक यू सो मच ज्योति। हमारे साथ सर भी मौजूद है। सर, ज्योति जैसी आपके स्टूडेंट जब इस तरह की कामयाबी हासिल करती हैं और तमाम बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने कामयाबी हासिल की, एक तरफ वो जॉब भी कर रही थी, शादी भी हो गई, बेबी भी होने वाला था, तो इन तमाम बाधाओं को मात देते हुए जब स्टूडेंट इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो यकीनन आपको भी खुशी कई गुना और बढ़ जाती है। ज्योति की कामयाबी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ज्योति को सबसे पहले तो बधाई, शुभकामना, और जीवन में और अच्छा करेगी। एक मेंस दे रही है, उसमें भी बेहतर रैंक के साथ आए। ज्योति से जो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसने हार नहीं माना। माने जो मैं वेस्टर्न यूपी में जब मैंने अमात्य को 2002 में अमात्य आईएएस एकेडमी खोला, तो उस समय से ही मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि बच्चे 1 से 2 साल में रिजल्ट चाहते हैं।
ये बात बच्चों को यहाँ समझना पड़ेगा कि आप 3 साल में ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके बाद यदि पीजी कर रहे हो तो 2 साल और, तो 5 साल में आप सिर्फ एक डिग्री लेके आ रहे हो और 2 साल में आप सिविल सर्विस या स्टेट सिविल सर्विस आप निकालना चाहते हो। ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कॉलेज में जो हमारा एकेडमिक्स है वो माहौल ठीक नहीं है, बच्चे केवल गाइड पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो 12th तक तो बच्चों पे पेरेंट्स का फोकस रहता है, लेकिन 12th के बाद जो है बच्चों का के ऊपर एकेडमिक कंट्रोल पेरेंट्स का रह नहीं जाता है, उसमें बच्चे केवल गाइड पढ़ के एग्ज़ाम पास करते रहते हैं। तो वेस्टर्न यूपी में यदि पेरेंट्स थोड़ा सा और वो रखे, धैर्य रखे, मैं वेस्टर्न यूपी के रिजल्ट से बहुत खुश नहीं हूँ। 900 प्लस रिजल्ट है। मेरा मानना था कि वेस्टर्न यूपी के ये जो ज़िले हैं कम से कम 300 रिजल्ट तो डिजर्व करते हैं। कई बार जो है बैच में मैंने 11-12 स्टूडेंट भी यहाँ से एक साथ निकले हैं, एक बैच में रिजल्ट में। जैसे 2008 बैच में यहाँ से 11 प्लस स्टूडेंट थे जो एक ही बैच से निकल गए थे उतने बच्चे, लेकिन मैं तब भी नहीं सेटिस्फाइड था। रीज़न है कि यहाँ बच्चे यदि थोड़ा टाइम दें ना, रुकें, पेशेंस रखें, तो रिजल्ट कई गुना बढ़ सकता है। हाँ, तो वेस्टर्न यूपी के ज़िले में युवाओं के लिए ये बात समझना युवाओं को पड़ेगा कि आप धैर्य रखो तो ये रिजल्ट कई गुना हो सकता है। हाँ, क्योंकि एकेडमिक एटमॉस्फेयर यहाँ 12th तक बहुत अच्छा है। और 12th के बाद यदि आप सही मेंटर के अंदर जाओ, जरूरी नहीं कि आप अमाता इस एकेडमी में मेरे अंडर ही आओ, लेकिन आपको अगर सही मेंटरशिप मिल लेती है और पेशेंस रखोगे तो रिजल्ट कई गुना हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि संयम, धैर्य अगर रखे युवा, क्योंकि बहुत इंस्टेंट हर चीज़ें नहीं होती हैं, कोई जंक फूड नहीं है, इसको बहुत धैर्य के साथ आपको जो है आगे बढ़ना है और एक टारगेट लेके चलना है कि आई हैव टू अचीव दिस गोल। तो अगर हम टारगेट लेके चलेंगे, धैर्य के साथ चलेंगे, संयम के साथ चलेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। जैसे ज्योति का भी एक उदाहरण है कि तमाम बाधाएं, भाई किसी को नौकरी अगर लग जाती है, कोई जॉब लग जाती है तो उसी में इतना इंडल्ज हो जाता है कि लगता ही नहीं कि भाई उसी में सुबह शाम बीत रही है। लेकिन उसके बाद फिर जो है शादी हो जाना, शादी होने के बाद भी तैयारी ऐसे की जा सकती है, इसका भी एग्जाम्पल एक ज्योति देती हुई नजर आ रही। जी निश्चित रूप से। इसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये जब मेंस लिख रही थी मेन का एग्ज़ाम, तो उस समय एक प्रेग्नेंट वीमेन के रूप में, और फिर 3rd फ्लोर, क्योंकि एक दिन में 2 सीटिंग होता है, तो 3rd फ्लोर तक जाना, फिर 3 घंटे बैठ के, अब 3 घंटे का तो पेपर है, उसे आप आधे घंटे पहले एंट्री करेंगे, तो 4-4.5 घंटे का एक सेशन, और फिर आना, और 1-2 घंटे के रेस्ट के बाद फिर जाना। ये यदि चैलेंज ना होता तो ज्योति के रैंक 114 नहीं, वो शायद 14 होता, इसने जितना मेहनत किया है। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ ज्योति के भाई मौजूद हैं, क्या कहेंगे? अब बहन जब कामयाबी को उड़ान भर रही है, बहुत खुशी मिलती है, परिवार बहुत खुश है। हमने इसका संघर्ष अपनी आंखों से देखा है, जिस लेवल पर जाकर प्रिपरेशन की है और उसके हिसाब से कई बार असफलता भी देखी है। उस वक्त डिमोटिवेट होना लाजमी होता है इंसान के लिए, और वहाँ से फिर से खड़े होना एक मिसाल होती है अपने आप में। आप लोग भी हौसला देते रहे लगातार कि करोगे, आप कर ले जाओगे। ये फैमिली सपोर्ट भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जी, फैमिली सपोर्ट हर तरह से उसके साथ था। हमने कभी भी उसे डिमोटिवेट होने का मौका नहीं दिया, लेकिन जब भी हुई है हम उसके साथ खड़े हुए हैं और हमेशा उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं। और जिस तरीके से उसने संघर्ष किया है वो अब आज लोगों के लिए मिसाल बनी है, हमें बहुत खुशी हुई है सर। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि ज्योति की कामयाबी की ये उड़ान है, और इसलिए तो कहते हैं कि राह पर रख तू 2-4 ही कदम, मगर ज़रा तबीयत से, कि मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वालों मत भूल, तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। ज्योति को न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं कि वो ऐसे ही तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।